अराउंड 2016 लोग मानते नहीं है, लेकिन अगर अंबानी जी ने जियो नहीं दिया होता तो लोगों को यूट्यूब का खेल भी समझ में नहीं आता कि क्या था। जब फ्री जियो हमारे हाथ में आया उसके बाद लोगों को पता चला कि यूट्यूब की क्या पावर है, सोशल मीडिया की क्या पावर है, वरना हम लोग 1 GB में पूरा महीना निकाला करते थे। तो यार जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पे एक सक्सेसफुल होने का एक मंत्र क्या होता है, बेसिक सा मंत्र यही है कि आप हफ्ते में 1 वीडियो डालो, चाहे आप दिन का 1 वीडियो डालो, चाहे आप महीने का 1 वीडियो डालो, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। वो चीज़ अच्छी रहती है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पर वो इनऑर्गेनिक होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है वो भाईचारे में तो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं रखते। हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है नमन शर्मा, जिन्होंने अपना करियर यूट्यूब में किया है और उनके अगर हम देखें तो अभी 9,67,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे है। सर, वेलकम टू बैंटर विद चेतन। थैंक यू चेतन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बस उम्मीद कर रहे हैं कोविड ना आए, बाकी सब बहुत अच्छा है। यस सर, यस सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं, लाइक आपके यूट्यूब चैनल के बारे में आप कुछ बताएं। जो देखिए, यूट्यूब चैनल में ऐसा है कि एक मेरा मेन चैनल है ही, जो इसके बारे में सब लोग जानते हैं, जिनसे भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक चैनल और है मेरा जिसमें मूवीज़ रिव्यू वगैरह करता हूँ। तो ऐसे 2 चैनल हैं। बीच में व्लॉगिंग करने की कोशिश करी थी, पर वही होता, किसी भी चीज़ को रनिंग में आने में थोड़ा टाइम लगता है। बट हाँ, एक मेन चैनल पे मैं फोकस करता हूँ, वो मेरा मेन चैनल है। और रिव्यू वाला जो है वो जस्ट एज, क्योंकि मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो इसीलिए उस तरफ भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। दैट्स इट। ये 2 चैनल हैं मेरे, जिनके के ऊपर मैं अभी हाल फिलहाल में काम कर रहा हूँ। ओके ओके सर, आप फुल टाइम यूट्यूब के ऊपर काम करते हो या फिर आप जॉब या फिर कुछ अलग भी कुछ करते हो? नहीं चेतन, पहले मैं एक्चुअली जॉब में था, मतलब अराउंड 2016 की हम लोग बात करें। हाँ। तो मैं उस टाइम HR फील्ड में था। मैं एज एन HR जॉब कर रहा था, पुणे में जॉब करता था मैं। उससे पहले मैंने मुंबई में मार्केटिंग फील्ड में भी काम किया था। एंड उसके बाद मतलब वहीं पे काम करते करते जब मार्केटिंग में था स्पेशली, तब ये फील हुआ कि यार हम लोग किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम अपना 100% ही देते हैं एज एन एम्प्लॉय। करेक्ट। तो बात कहीं ना कहीं ये आ जाती है कि यार जब आप किसी के लिए 100% दे सकते हो तो आप खुद के लिए क्यों नहीं दे सकते? करेक्ट। जब हम खुद के लिए देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमको, देखिए कोई भी इंसान जब आपको सैलरी पे करता है, हाँ, तो वो आपको अराउंड 10 to 15% पे करता है, जो वो आपसे अर्न कर रहा होता है। आप IT इंडस्ट्रीज़ में भी देख सकते हैं ये चीज़, मार्केटिंग में भी यही है, सेल्स में भी यही है। इंसेंटिव सिस्टम जो होता है सब इसी पे बेस्ड होता है कि एम्प्लॉय को 10 to 15% दिया जाता है। तो एज एन एम्प्लॉयर जब हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड प्लस मैंने एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी है, देन MBA किया था। तो इंजीनियरिंग तो हमारे देश में कैसी होती है आप जानते हो, मतलब घर वाले धक्का दे देते हैं कि यार तुमको ये करना है, या सीनियर सिबलिंग्स जो होते हैं उनने ये किया तो तुमको भी ये करना है, ऐसी बातें होती हैं। यस सर। MBA मैंने खुद की मर्जी से किया था, तो उस टाइम पे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि यार, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो फैकल्टीज़ थे, इंदौर से किया था मैंने, हाँ, उन्होंने हमेशा हम लोगों को मतलब खुद का काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ही हमेशा मोटिवेट किया था कि आप MBA कर रहे हो, MBA का मतलब ही ये होता है कि आप खुद का कुछ काम कर रहे हो, तो ये बेनिफिशियल है। नौकरी तो सब करते हैं। करेक्ट। तो उस तरीके से दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चीज़ें हमेशा से थी कि खुद के लिए कुछ करना है। तो पहले जॉब करी, उसके बाद फिर उसी के साथ पैरेलल साइड मैंने यूट्यूब करता रहा। और अभी आज की डेट में यूट्यूब तो मैं करता ही हूँ, जो 12 महीने का रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा इवेंट मैनेजमेंट का भी काम है, जो कि अपन जिस दिन ये अपन इंटरव्यू कर रहे हैं 15 नवंबर को, इसी दिन से फिर से सीज़न शुरू हो जाएगा। देव उठनी 11 से आज, तो बस इसी दिन से श्री गणेश करेंगे। आज शाम से शुरू है काम। इवेंट प्लानिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब मोस्टली अपने यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे शादियाँ होती हैं। करेक्ट। तो उसको अच्छा नाम देने के लिए इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है। ऑफ द सीज़न जैसे ऑफिशियल कुछ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, हाँ, या दूसरी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उनका भी हम लोग पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। लेकिन हाँ, 70% हमारा मैरिज का काम है, उससे रिलेटेड जितने भी सेरेमनीज होती हैं वो सब हम लोग करते हैं। 30% कॉर्पोरेट का काम रहता है। ओके ओके सर, बट अगर हम देखें तो मेन फोकस आपका यूट्यूब के ऊपर है, मतलब डेली आप वीडियोस अपलोड करते हो और हर टॉपिक के ऊपर, अगर मैं आपके चैनल के ऊपर जाऊँ और देखूँ तो सारे टॉपिक के ऊपर आप फोकस रखते हो। न्यूज़ हो गई, उसके ऊपर स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर। सर, आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो आपको इसी फील्ड में अपना चैनल स्टार्ट करना था, लाइक न्यूज़ नीश या फिर पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स,
ओवरऑल एवरीथिंग? ऐसा है कि मैं जब मार्केटिंग में था ना चेतन, हाँ, तब मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि यार तुम बोलते अच्छा हो, मतलब तुम जब बोलते हो तो Correct. कन्विंसिंग लगता है, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग में इट्स एवरीथिंग अबाउट कि आप सेल्स कैसे कर रहे हो। हाँ, अगर आप सेल्स कर पा रहे हो तो आप मार्केटिंग में रहोगे, वरना आपकी वहाँ पे कोई जगह नहीं है। करेक्ट। मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है, इंडिया वैसे भी काफ़ी जनसंख्या वाली जगह, तो कंपटीशन हर जगह है। यस सर। तो ऐसे में जब मेरे को लोगों ने बोला कि नहीं यार तुम अच्छा बोलते हो, एंड इट्स अराउंड 2016, लोग मानते नहीं है, लेकिन अगर अंबानी जी ने जियो नहीं दिया होता तो लोगों को यूट्यूब का खेल भी समझ में नहीं आता कि क्या था। जब फ्री जियो हमारे हाथ में आया उसके बाद लोगों को पता चला कि यूट्यूब की क्या पावर है, सोशल मीडिया की क्या पावर है। वरना हम लोग 1 GB में पूरा महीना निकाला करते थे। आपको पर डे का 2 GB 4 GB दिया गया, तब आपको समझ में आया कि नहीं हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी उस समय वैसा ही हुआ, क्योंकि उस टाइम एक, मैं कहता हूँ जैसे 2014 मोदी जी की लहर चली थी, जैसे 16 में ना इंटरनेट की लहर चली थी, सबको इंटरनेट से इंट्रोडक्शन मिला था Yes. कि नहीं यार ये इंटरनेट की पावर है, इंटरनेट भी सस्ता हो सकता है। यस। हमारी कंट्री में ब्रॉडबैंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इवन अपनी भी अगर मैं बात बताऊं तो मैंने अभी 3 महीने पहले घर में ब्रॉडबैंड लगवाया, उसके पहले मैं भी जियो का ही रिचार्ज करवा के काम करता था। तो बेसिक सी बात यह है कि जब वहाँ पर इंटरनेट आया तब मैंने उसके ऊपर काम धीरे धीरे करना शुरू किया, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला था कि तुम बोलते अच्छा हो। तो जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने शुरुआत में मोटिवेशन से स्टार्ट किया था। तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट शुरुआत से था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरीके से वो बोला करते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग उनको पसंद करते थे। तो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा था, जिसके कारण मेरी पॉलिटिक्स में रुचि बढ़ी थी। एंड उसके बाद फिर 2009 के बाद से रुचि और बढ़ती गई, क्योंकि जिस तरह के उलटफेर भारतीय राजनीति में चल रहे थे, एंड ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती गई और फिर एक मौका ऐसा आया कि जब मुझे ये डिसीजन लेना था कि मुझे मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़ना है या मुझे करंट अफेयर में या पॉलिटिक्स में या बॉलीवुड में, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसमें जाना है। तो मेरा ये मतलब था कि मैं यहाँ पर ओपिनियन देने का काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ओपिनियन हमारे देश में देने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, और राय चंदों की हमारे देश में वैसे भी कमी नहीं है। मेरा काम बस यहाँ पर ये रहता है कि एज अ प्रेजेंटर मैं अगर किसी तक कोई ऐसी बात पहुँचा सकूँ जो कि उनको ऑथेंटिक लगे। क्योंकि देखिए जब से सोशल मीडिया आया है तब से फेक न्यूज़ का मार्केट बढ़ता जा रहा है। यस। और सबसे मेन बात यही है कि आप अगर 2000 आई थिंक 16 में चुनाव हुए थे डोनाल्ड ट्रंप वाले, हाँ। अगर हम उनकी बात करें तो उसमें सोशल मीडिया ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था, बहुत मेजर रोल प्ले किया था डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर करंट अफेयर से जुड़ने का एक मौका ये भी था कि यार क्योंकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, प्लस पहली चीज़ वो, स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है वो, और तीसरी चीज़ और बेसिक चीज़ सबसे अच्छी ये कि भाई मुझे बोलना अच्छा लगता है। मतलब कि मैं अगर किसी को कन्विंस कर पा रहा हूँ, कोई लोगों को सुनना अगर मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। एक और चीज़ जो आपने बोली कि भाई आप रोज़ वीडियोज़ डालते हो, तो यार जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पे एक सक्सेसफुल होने का एक मंत्र क्या होता है, बेसिक सा मंत्र यही है कि आप हफ्ते में एक वीडियो डालो, चाहे आप दिन का एक वीडियो डालो, चाहे आप महीने का एक वीडियो डालो, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप जिस भी टॉपिक को कवर कर रहे हो, जिस भी जॉनर में आप जा रहे हो, चाहे मैं मूवी रिव्यू की बात करूं, करंट अफेयर की बात करूं, चाहे आपका जैसा चैनल है कि आप इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों के साथ, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर एज अ व्यूअर मैं आपको पसंद करता हूं तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे को आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराएं। करेक्ट। अभी हमारे देश में कई सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनको देखेंगे तो हिस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, एंड देन सडनली उन्होंने थोड़ा सा डाउन किया अपने आप को और उनका चैनल वैनिश हो गया। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी तो की है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो चाहे आप यूट्यूब की क्यों बात करें, आप अगर एक किराने की दुकान की भी बात करोगे, किराने की दुकान भी अगर आपको रोज़ खुलती हुई नहीं मिलेगी ना, तो 3 दिन तक तो आप जाओगे, पर चौथे दिन आप दूसरी दुकान ढूंढ लोगे। तो कंसिस्टेंसी तो यार हर जगह पे मस्ट है। करेक्ट, करेक्ट। यस। सर हम आते हैं कि YouTube पे ग्रो कैसे करना। आपने एक चीज़ बताई कि कंसिस्टेंसी ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है YouTube में। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो YouTube आपको आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। सर सेकंड थिंग ये आती है कि हम स्टार्ट करते हैं चैनल, 50-60 वीडियोस डाल देते हैं, बट हमें वो रिस्पॉन्स नहीं आता जो बाकी लोगों को आता है, या फिर हमारा चैनल उतना ग्रो नहीं हो पाता, तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बट सर क्या सच में 50 वीडियोस डालने के बाद, 60 वीडियोस डालने के बाद अगर आप कंसिस्टेंट रहो, लाइक आप 200 वीडियोस डालो, तो आपको एक ग्राफ आपका दिखाई देगा, मींस इंक्रीजिंग ग्राफ? सच सच बात करते हैं, सीधी सीधी सी बात है। यूट्यूब पे कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं है, सबसे बड़ी बात। अगर आप आज से 4-5 साल पहले की बात करो तो फिर भी एक बार हम लोग श्योरिटी दे सकते थे कि नहीं यार तुम 50 वीडियो डाल दो, 100 वीडियो डाल दो, आपको व्यूज़ आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्लस आप ये देखिए कि आज की डेट में आप जो भी जॉनर चुनोगे, उस जॉनर का कोई ना कोई यूट्यूबर आपको मिलेगा ही। आपको क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, आपको कंटेंट पे काम नहीं, मतलब कंटेंट प्लस क्वालिटी। आप
क्वालिटी मतलब मेरा मतलब है कि आप क्वांटिटी पे काम मत करो कि आप क्या कर रहे हो, कितने ज़्यादा कर रहे हो, आप कंटेंट पे काम करो, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं कि हम 50 वीडियो का टारगेट लेके चल रहे हैं, 50 वीडियो बस कैसे भी करके कंप्लीट कर दो, ये नहीं करना। आपको ऐसे चैनल्स भी मिल जाएंगे जो 5 वीडियो में हिट हो जाते हैं, आपको ऐसे चैनल्स भी मिल जाएंगे जो 500 में भी हिट नहीं होते हैं। मैं लिटरली जब मैं भी ये सब चीज़ें देखा करता था, फॉलो किया करता था, तो इसके केम अक्रॉस मैं भी आया था कि यार कितने सारे ऐसे चैनल्स मैंने देखे थे जो जिनको देख के मैं खुद भी डिप्रेस हो जाता था कि यार ये 200 वीडियो डाल चुका है, इसका कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। इन दी एंड जो चीज़ मुझे समझ में आई है, देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी जो बनता जा रहा है वो ये है कि लोग सोशल मीडिया पे ना इन्फ्लुएंसर बन के आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है यार बैठे बैठे की कमाई होगी, बढ़िया है, घर से काम करते रहेंगे। ये साइकी सबसे बुरी है। मतलब मैं जो इवेंट मैनेजमेंट के काम में घुसा हुआ हूँ, मैं भी इसीलिए घुसा हूँ क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड को तो जान सकूँ कि बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो घर ही घर में आप खराब, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी ये कि अगर आपको सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल होना है तो आप इसको एक सोल टारगेट बना के नहीं चल सकते। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप साइड बाय साइड कर सकते हो अपनी स्टडीज़ के साथ, अगर आप जॉब में हो तो भी आपको साइड बाय साइड ही करना चाहिए। आप इसको मेन फोकस में रख के बिल्कुल भी मत करो। मेन फोकस में रख के करोगे तो होगा क्या कि आपके मन में कहीं ना कहीं ग्रीड आ जाएगा कि मुझे पैसा चाहिए इससे। और यूट्यूब पे काम करने का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप पैसे को देखकर यूट्यूब पे आओगे ना तो आप इससे पैसा बहुत मुश्किल है कि कमा पाओगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए लालच और एक पैसे की जो हम लोग बात करते हैं ना, वो पैसा कहीं बाहर छोड़ दो आप, क्योंकि आप 50वें वीडियो पे उम्मीद करोगे कि यार मुझे कम से कम $100 की तो अर्निंग हो। जहाँ आपके मन में वो चीज़ आ गई, वहाँ पे आपके मन में फिर एक डाउट आ जाएगा कि यार इतनी मेहनत कर दी मैंने, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो पहली चीज़ कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़ आप बस काम पे फोकस करो, काम अच्छा होगा, ऊपर वाले का साथ रहेगा तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं बस। करेक्ट करेक्ट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि लोगों को लगता है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊं, बट साइड में कुछ ना कुछ चाहिए, लाइक जॉब भी चाहिए आपका। फिर आप यूट्यूब के ऊपर काम करिए, यूट्यूब आपको सक्सेसफुल बनाएगा अगर आप आपका कंटेंट रेगुलरली उसमें डाल रहे हो और एक आपकी क्वालिटी भी इंक्रीज कर रहे हो। देखिए ये एक वॉरेन बफे साहब ने एक बात कही थी कि भाई कभी भी अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। भाई बास्केट अगर गिरेगी तो आपके सारे अंडे जाएंगे। और देखिए ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। चाहे हम टिकटॉक के एग्जांपल ले लेते हैं, टिकटॉक ने कितने लोगों को बना दिया था, रातों रात ख़त्म हो गया सब कुछ। हालांकि आज भी कई सारे क्रिएटर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आ गए, बट वो एक ऐसी रियलिटी है जो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाह रहे हो तो आपको उस केस स्टडी को पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या कुछ हुआ था। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने जो भी कुछ पॉलिसीज़ थी चाइना के अगेंस्ट वाली करी थी वो सही भी थी, वो करना भी चाहिए था, बट इट इज़ अ रियलिटी। अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा यूट्यूब के ऊपर भी कई सारे चैनल्स के ऊपर स्ट्राइक आई है, तो कई सारे ऐसे चैनल्स बंद हो गए जो नहीं बंद होना चाहिए थे। एग्जैक्टली। तो ऐसे में आप डिपेंड नहीं कर सकते। और अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर बात कर रहे हो तो यार ये तो एक बेसिक सा सिद्धांत होता है कि आप एक ही जगह पे थोड़ा ना इन्वेस्ट करोगे। आप एफडी को सिक्योर मानते हो, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि यार मैं थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में भी डाल दूँ। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके अर्निंग के सोर्सेज बढ़ें। तो अगर आप अलग अलग जगह पे काम करने की सोचोगे तो आपके अर्निंग के सोर्सेज ही बढ़ेंगे। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो आप रात को 2 बजे भी कर सकते हो। वो आपको ये नहीं बोलता कि नहीं मेरे को 10 से 5 के बीच में ही करो, आप कभी भी कर सकते हो। तो इसको फुल टाइम बनाने की सोचो, लेकिन इसको आप मेन अर्निंग का सोर्स बनाने की सोचो, मैं बल्कि ये कहूँगा। पर ये मत सोचो कि मैं सिर्फ यही करूँगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी में घुस गए तो कहीं ना कहीं आप दुनिया से भी कटोगे। और दूसरा आप मतलब खुद को जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, आप खुद की अपॉर्चुनिटीज़ को कम करोगे। यूट्यूब सब कुछ नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो इसीलिए बस मेरा ये मानना है कि यार कम से कम एक फील्ड तो और इससे तो और जुड़े ही रहना चाहिए। और कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये करते हैं। यस यस यस। लोग शेयर मार्केट भी, अभी बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में भी आ रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं। और अगर कोई दूसरी फील्ड भी एक्सप्लोर करोगे तो उस फील्ड को भी आप यूट्यूब के जरिए प्रमोट कर सकते हो। उसको एक आपकी नॉलेज ही बढ़ रही है कहीं ना कहीं। यस, इन दी एंड आप नॉलेज ही तो अपनी गेन कर रहे हो ना, और नॉलेज तो ऐसी है यार वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, आप चाहे जितनी बढ़ा लो, यस, वो तो बढ़नी ही है। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, रिस्क लेने में डरते हैं। जैसे कि आप देखोगे जितने भी नए यूट्यूबर रहते हैं ना, वो ऑडियो तक रिकॉर्ड करने में डरते हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि यार ऑडियो कैसा आएगा, वीडियो कैसा आएगा। आप जितने ज़्यादा नॉर्मल रहोगे उतना ही ज़्यादा सही रहता है। लोग इतना डरते हैं। मेरा मतलब है कि आप जो चीज़ 50वें वीडियो के बाद करने की सोच रहे हो ना, कि हम 51 वीडियो में ये करेंगे, आप वो चीज़ पहले वीडियो में करो ना। आपसे काम अगर बिगड़ेगा भी तो 5वें वीडियो तक तो सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। वो चीज़ अच्छी रहती है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पर वो इनऑर्गेनिक होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, एग्जैक्टली, वो भाईचारे में तो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे,
बट लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं रखते। वो आपके वीडियोस नहीं देखेंगे, एक आध दो देख लेंगे, उसके बाद नहीं देखते। और रिश्तेदार कैसे होते हैं आप और मैं सभी जानते हैं। यस यस। तो उनके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आप अपने कंटेंट पे फोकस करो, ऑर्गेनिक व्यूअर्स को गेन करो। वो आपको लॉन्ग रन में भी हेल्प करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। आपके पास एक ग्राहक आए और वो 1000 रुपये का सामान ले जाए, वो ज़्यादा ठीक है, बशर्ते कि आपके पास 1000 ग्राहक आए और वो 1-1 रुपये का सामान ले जाए। करेक्ट। तो इसलिए एक पे फोकस करो, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है। यस सर, यूट्यूब इनकम की अगर हम बात करें, मीन्स अगर हम जनरल किसी का भी यूट्यूब चैनल ले तो कितना इनकम कोई आदमी कर सकता है यूट्यूब से, इन इंडिया की अगर मैं बात करूं सर, जिनका ऑडियंस इंडियन है। अगर हम व्यूज़ के हिसाब से अर्निंग की बात करें तो देखो, इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन हर जगह पे है, सेम वैसा ही यूट्यूब के ऊपर भी है। जो हम पर 1000 व्यूज़ की बात करते हैं वो इंडिया में काफ़ी कम है एज़ कम्पेरिजन टू जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनसे काफ़ी कम है इंडिया का। क्योंकि इंडिया में क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी एक दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो, आपके ऊपर आपके वीडियोज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली 40 से 50 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, तो होता ये है कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना बढ़ चुका है कि यूट्यूब से अगर आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो पर मंथ, मतलब एज अ पार्ट टाइम काम करके, फुल टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फुल टाइम में तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए इंडिया में कि वो दुनिया के बड़े बड़े यूट्यूबरों को शर्मा दे, भाई वो इतना कमा रहे हैं। तो उसकी कमाई का तो हम लोग हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं कि लोग कितना कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे लोग। यस। हाँ, अगर आप जैसे आशीष चंचलानी का, उन्होंने शायद एक थिएटर खोल दिया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कहीं पे, उल्लासनगर में उन्होंने एक थिएटर खोला है खुद का। तो अगर मैं, हो सकता है गलत हूँ, पर मैंने कहीं तो भी एक क्लिप देखी थी जिसमें कि रोहित शेट्टी उसके इनॉग्रेशन में आए थे। तो आप खुद सोचो ना क्या मैग्नीट्यूड है कमाई का। करेक्ट। तो इसलिए अर्निंग को तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि यूट्यूब पे क्या अर्निंग है। आप बस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरी चीज़ मैं बोल रहा था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब से आपको जो आ रहा है वो तो आ रहा है। जैसे हम मार्केटिंग में करते हैं कि आपकी एक बेसिक सैलरी होती है एंड इंसेंटिव उसके ऊपर होता है, तो ठीक यूट्यूब पे भी वैसे ही है। यूट्यूब जो आपको दे रहा है वो आपकी सैलरी हो गई, आपको जो कमाना है वो इंसेंटिव कमाना है कि अगर आप वीडियो बना रहे हो उससे आप क्या प्रमोशन करके कमा सकते हो, वो एक अलग सीन है। मेरा मतलब है कि कोई भी इंसान अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे, तो वो उससे कुछ ना कुछ हासिल ही करना चाहता है। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि यार मैं फ्री फोकट में जनसेवा कर दूं, अनटिल अनलेस उसके पास टाइम है और पैसा है। टाइम पैसा है तो सब करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो यार सोचना पड़ता है घर चलाने के बारे में। तो इसीलिए आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में भी सोचना चाहिए, उससे भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। कई सारे नीश होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ब्यूटी चैनल्स होते हैं, जो कि कई केसेस में हम देखते हैं कि उनको इतने अच्छे ब्रांड प्रमोशंस मिलते हैं, कम व्यूज़ पे उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वहीं पे कई जगह आप देखोगे कि एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के लिए कहा जाता है, उनमें ज़्यादा व्यूज़ में भी आपको कम ही पैसे मिलेंगे। तो आप नीश सेलेक्ट करो, उसके हिसाब से अपने चैनल को ग्रो करो, आप अपने इंटरेस्ट को समझो, अर्निंग होगी, मतलब पक्का है, श्योर होगी। आप बस कंटेंट पे फोकस करो। इन दी एंड कंटेंट और कंसिस्टेंसी, ये दो ही चीज़ें मैटर करती हैं। करेक्ट करेक्ट। सर, आपको अभी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो, कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी आपके होंगे विद इन 1 मंथ, वो हो जाएंगे। सर, उसके बाद का प्लान क्या अबाउट यूट्यूब? कोई और नया चैनल लाइक लोगों को अभी वीलॉग्स के चैनल्स लोग बना रहे हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं उसकी, लेकिन मैंने जैसा बताया, जैसा कि मैं अभी राय भी दे रहा हूँ कि आप जो 51st वीडियो में करने की सोच रहे हो आप वो पहले में करो। मैं भी उसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, वीलॉगिंग क्या होती है, आप दिन भर मोबाइल लेके आपको घूमना होता है। करेक्ट। वो यार क्या होता है, वो एकदम से रूटीन में नहीं आता। मैंने जैसे जैसे बनाने की कोशिश करी, वो बनाया भी। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि उसको रूटीन में लेके आऊँ। लेकिन हाँ, मेरा प्राइम फोकस वो नहीं है। प्राइम फोकस में मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम रहता है, क्योंकि वो ऐसा है कि कल को इंटरनेट पे कुछ हो ही जाता है, तो भाई वो काम ऐसा है जिसमें कि मेरे कॉन्टैक्ट मेरे मार्केट में है। प्राइम फोकस मेरा वो रहता है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना पास पहुंचूंगा 1 मिलियन के। लेकिन अब पहुंच रहा हूँ तो एक अच्छी फीलिंग है। बट हाँ, एज सच मैंने कुछ प्लान करके नहीं रखा है कि क्या करना है उसके बाद। देखेंगे उसके बाद क्या कुछ क्या कुछ सामने आता है उस हिसाब से ही करेंगे। ऐसा कुछ अलग से मैंने प्लान करके तो नहीं रखा। क्योंकि क्या अपन लोग केस में देखा है कि लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तब भी दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है भाई कि आराम से चलने दो गाड़ी, जो है देखा जाएगा। यस यस। सर, जैसे कि मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ, तो मैं वीडियोस देखता हूँ अबाउट पॉलिटिक्स। आपका एक व्यू होता है सर, आप एक कोई टॉपिक होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको इलेबोरेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो और एक पॉइंट ऑफ व्यू आप बताते हो। सर, आपका पॉलिटिक्स में आने का कोई एक वे, कोई पाथ? बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल नहीं आना चाहता मैं पॉलिटिक्स में। Okay. पॉलिटिक्स में मेरा जो एक इंटरेस्ट और जागा था, कुमार विश्वास जी का आपने नाम सुना होगा। जी सर, मैं काफी बहुत उनका प्रख्यात फैन कवि हूँ। हैं। यस। बहुत, वही मैं Yes. भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कोई Yes. दीवाना कहता है से उनका दीवाना हो गया था मैं भी। करेक्ट। जब मतलब कॉलेज में उनकी थे fan तब following की बहुत सारी उनकी पोएट्री सुनी है, कोई दीवाना से स्टार्ट हुआ वक्ता था। की, आप उनके वक्तव्य की बात करिए, क्या बोलते हैं वो, मतलब Correct. इंसान बन जाता है। अमिताभ बच्चन जिस प्रकार से केबीसी में संबोधित करते हैं, मेरे को लगता है उसके समकक्ष अगर कोई खड़ा होता है तो वो कुमार विश्वास जी हैं। मतलब बहुत अच्छे प्रख्यात वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं, चाहे यूथ हो चाहे Correct. बूढ़े इंसान हो, सभी को ही कनेक्ट करते हैं उनसे। Connect करते हैं। तो जब वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, हाँ। तो आज की डेट में जब उनके इंटरव्यूज़ हम देखते हैं, अब वाले जो आम आदमी पार्टी को लेकर देते हैं, तो उनको देखकर ऐसा समझ में आता है कि जब आप राजनीति में जाते हैं तो आपके अपने ही लोग अपने नहीं रह जाते। एग्जैक्टली। मैं उनके कई सारे इंटरव्यूज़ देख चुका हूँ उनके, तो ऐसे में कई चीज़ें उनने ऐसी बताई कि उनके जो खास दोस्त थे उन्होंने ही उनके लिए कई सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज करी जब इनको हटाया जाना था आम आदमी पार्टी से, उसके आसपास में, कि उनका जो जब वो उस समय बोलते हैं ना, तो लिटरली उसको फील करता हूँ मैं कि यार नहीं यार, इस बंदे को दुख हुआ है कि इसके अपनों ने इसको धोखा दिया। धोखा दिया। आप ज़रा सोचिए, कुमार विश्वास जैसे बड़े इंसान के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो फिर आज के टाइम में आप किस पे भरोसा करोगे? Exactly. और राजनीति फिर ऐसी चीज़ है जो इंसान का असली रंग बाहर ला देती है। Correct. और कुछ लाए ना लाए, क्योंकि पावर और पैसा चीज़ ही ऐसी है कि हर इंसान का व्यक्तित्व बदल देती है। तो बिल्कुल राजनीति में जाने का इंटरेस्ट नहीं। मैं बिल्कुल चाहता हूँ आपकी और मेरी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे यस। और चलती रहे। सिंपल सी बात है। Yes, राजनीति से दूर रहो, जो लोग करते हैं राजनीति उनको करने दो, प्यार मोहब्बत बांटो, काम खत्म करो। सर, आप अगर राजनीति में जाओगे तो जैसे आपके व्यूज़ है किसी चीज़ के बारे में, मैं भी आपके व्यूज़ को फॉलो करता हूँ, तो मतलब दोस्ती तो कायम रहेगी अगर आप जाते भी हो तो। दोस्ती कायम रहनी चाहिए। मतलब मैं तो अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, जैसे कई बार अब मैच होते हैं तो प्रेडिक्शंस लेते हैं लोग कि यार ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी। मैं उनको मैच शुरू होने के पहले ही कह देता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि ना, जहाँ तक आज रात जो बात होगी वहीं तक बात रखना, कल सुबह मत खींच के ले जाना। क्योंकि क्या है कि देखो, एक इंस्टेंस के चक्कर में जो लोग खेल रहे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन क्यों संबंध बिगाड़े अपने? भाई ऑब्वियस सी बात है ये। ओके सर, सजेशन टू एंटरप्रेन्योर्स जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स भी होंगे जो कॉलेज से डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरी एक कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, या फिर बिल्कुल। हाँ, या फिर कोई जॉब करते करते सोच रहा होता है कि नहीं यार मुझे अब बस हो गया जॉब से, मैं बहुत इरिटेट हो गया हूँ बॉस से, एवरीथिंग, कोई भी क्लाइंट से, मुझे अभी मेरा खुद स्टार्ट करना है। तो ऐसे दोनों लोग हैं। आप स्टूडेंट की जो बात करो, मेरे पास वैसे भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं, और जो जॉब वाले हैं मेरे पास वैसे भी कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, फियर ऑफ रिजेक्शन की हम लोग बात करते हैं। आप कम्युनिकेशन की जब भी बात करोगे उसमें भी कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। मतलब हमको जब कहा जाता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, डिबेट करना है, एक्सटेम्पोर करना है, तो सबसे पहला डर जो हमारे मन में आता है वो यही आता है कि यार हमको पब्लिक पसंद करेगी कि नहीं करेगी। और वही चीज़ जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपको एज अ प्रोडक्ट खुद को बेचना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप अपने मन से फियर ऑफ रिजेक्शन निकाल दो। जब दिन आप अपने आप को तिरस्कार होता हुआ, देखता हुआ, महसूस करता हुआ एक्सेप्ट कर लोगे, बस मतलब कि बेइज्जती को आप एक्सेप्ट कर लोगे, साहब मेरी बेइज्जती हुई है, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। और कई लोग क्या अपना ईगो, अपनी नाक इतनी ऊपर लेकर से घुसते हैं ना, ये मार्केटिंग के काम में, सेल्स के काम में, कुछ भी प्रोडक्ट बेचने के काम में, कि कोई उनको अगर पहला व्यक्ति भी मना कर देता है तो वो वहीं पे उम्मीद हार जाते हैं। हम लोगों का जब MBA के बाद कैंपस हुआ था तो एक कंपनी थी, उसमें हमारे कॉलेज से 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उन 25 लोगों में से सिर्फ एक मेरा दोस्त था जो 1 महीने बाद मुंबई में सर्वाइव कर पाया था। बाकी सब सिर्फ इसी फियर ऑफ रिजेक्शन और जो इंसल्ट होती है आप कहीं पे कोई प्रोडक्ट लेके जाते हो तो कि भाई हमको नहीं लेना, आगे जाओ तुम। उस इंसल्ट और फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण उन 25 में से करीब करीब 23 से 24 लोगों ने वो जॉब छोड़ दी थी। मतलब आज की डेट में हम बात करें तो लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो जाती, तो ऐसे में लोग जॉब छोड़ के आ गए थे। दूसरी चीज़, आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जो चीज़ें आज आपके इर्द गिर्द अच्छी लग रही हैं वही चीज़ें आपको रोकती भी हैं, वही चीज़ें आपको आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। दूसरा मतलब थर्ड और आखिरी पॉइंट ये है कि आपको डरना नहीं है बस। चाहे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, चाहे वो किसी को अप्रोच करने की बात कर लें, चाहे वो कोई नई चीज़ ट्राई करने की बात कर लें, आपको डरना नहीं है। जो आपकी गट फीलिंग है कि नहीं यार, इंट्यूशन है, गट फीलिंग है कि नहीं ये चीज़ मैं अगर कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी है और मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी ही, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप उस चीज़ को देख रहे हो ना, उस तरीके से शायद मैं नहीं देख सकता, या आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं देख सकते, आपके दोस्त नहीं देख सकते। जो अप्रोच आपका है उसको लेकर, मतलब आप खुद सोचो
कि जब 2016 में आई थिंक जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डिजिटल पेमेंट की बातें चली थी। उस समय राज्यसभा में चिदम्बरम जी ने एक बहुत फेमस एक भाषण दिया था जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ है अभी। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक जो सब्जी बेचने वाला है, एक मटका बेचने वाला है, वो ऑनलाइन पेमेंट लेगा, उनके पास इंटरनेट कैसे आएगा, उनके पास अकाउंट कैसे आएगा। ये सारी बातें चिदम्बरम जी ने बहुत क्लियरली कही थी। अगर उस दिन मैं वो इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे भी वही चीज़ फील हुई थी कि यार हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। लेकिन जो हमारे ही देश के जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, चाहे आप पेटीएम की बात कर लें, चाहे आप फ़ोनपे की बात कर लीजिए, इन सभी ने जो एक पूरा माहौल तैयार किया, जो नई टेक्नोलॉजीज़ ये लोग लेकर आए, भले ही भारत में हो लेकिन इन्हें इंट्रोड्यूस कराया कॉमन इंसान को उन सब चीज़ों से। आप देखिए आज की डेट में आलम ये है कि मेरे पर्स में शायद 100-150 रुपये पड़े रहते होंगे, इससे ज़्यादा पैसे मेरे पर्स में नहीं रहते हैं। अब चाहे मैं दीपक खरीदने वाले के पास जाऊँ, चाहे मैं दूध वाले के पास जाऊँ, चाहे मैं कार वाले के पास जाऊँ, सब लोग ऑनलाइन पेमेंट लेना प्रेफर करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों पॉसिबल हैं? क्योंकि किसी एक इंसान ने डरने से मना कर दिया और उसने कहा कि नहीं, ये जो चीज़ है ये आगे जाके काम आएगी। और आज देखिए, आज उसी कारण से डिजिटल पेमेंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किसी एक इंसान ने डरने से मना कर दिया, तभी वो चीज़ हो पाई। आप डरते रहोगे तो हो सकता है आप जो दुनिया को दे सकते हो वो आप ना दे पाओ और दुनिया किसी चीज़ से वंचित रह जाए। तो इसलिए जो भी मन में है करो। हद से हद क्या होगा यार, फेल हो गए, दोबारा कोशिश करेंगे। जो चलता है वही गिरता है, जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा कैसे? वो गिरेगा बस। यस, करेक्ट। नमन सर, थैंक यू सो मच, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें आज दी है। सिर्फ यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अपने लाइफ को भी आप कैसे एक जो आपके ड्रीम्स है वो अचीव कैसे कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने दी। सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू चेतन, थैंक यू कि तुमने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, बात करने का मौका दिया। अच्छा लगा आपसे भी बात करके। इतने सारे लोग जो भी हमको सुन रहे हैं यहाँ पे, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सभी इससे कुछ सीख पाएँ, बस यही एक उम्मीद मुझको भी है। कुछ पॉजिटिव लेके आगे जाएं बस।